हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज गार्नर में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम इस वीडियो में जो है वो इतिहास के खास करके प्राचीन इतिहास से जितने भी बीपीएससी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो बीपीएससी सीडीपीओ से हो, बिहार पुलिस से हो या कोई भी एग्ज़ाम हो जो बिहार गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछा गया है, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। और इस श्रृंखला में हमारे जो पिछले वीडियो हैं वो अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो और प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग पिछले वीडियो को देख सकते हैं। मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अगर आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना पड़ेगा, जिसके लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ये जो हमारी श्रृंखला चल रही है दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की श्रृंखला है, जिसमें हम रोज़ कम से कम 50 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करते हैं। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो देखिए और हमारे चैनल से जुड़ जाइए। अब आप सभी को पता है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम इधर उधर की बातें ना करते हुए हम सीधा अपने क्वेश्चन पर चलेंगे। और हमारे सेशन का पहला जो सवाल है दोस्तों, वो सवाल है कि प्रद्योत कहाँ का राजा था। प्रद्योत कहाँ का राजा था? तो जो हमारा प्रद्योत था दोस्तों, वो हमारा अवंती का राजा था। अगर हम बात करें तो बुद्ध के समय में अवंती जो था, अवंती का राजा जो था वो कौन कौन था? तो चंद्रप्रद्योत था, चंद्रप्रद्योत। और इसकी पुत्री जो है वो वारनवक्ता से वत्स नरेश उदयन का विवाह हुआ था। ठीक है, जिसका उल्लेख हमको भास के द्वारा जो लिखी गई है स्वप्नवास वदत्ता में मिलता है। अगर आपसे पूछा जाए कि स्वप्नवास वदत्ता के लेखक कौन है तो आप क्या बताएंगे? भास। ठीक है, अब इसके जो है आधुनिक मालवा जो है वही प्राचीन काल का क्या था? अवंती था, जिसके दो भाग थे। उत्तरी अवंती की राजधानी जो थी वो उज्जैनी थी और दक्षिणी अवंती की राजधानी जो थी वो माहिष्मती थी। जो आप बाहुबली मूवी में माहिष्मती देखते हैं दोस्तों, वही माहिष्मती। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि मगध शासक बिम्बिसार, मगध शासक जो था बिम्बिसार, बिम्बिसार कौन से वंश का था? तो हर्यक वंश का था। तो बिम्बिसार के चिकित्सक का क्या नाम था? तो बिम्बिसार के चिकित्सक का नाम जो था वो था जीवक। अब आप ये देखिए कि ये जो क्वेश्चन है वो 67वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम में 2022 में पूछा गया है। तो अगर हम जीवक की बात करें दोस्तों, तो जीवक जो था वो जो है बिम्बिसार का जो था वो चिकित्सक था, और बिम्बिसार ने इसे ही जो अवंती नरेश थे जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा, चंद्रप्रद्योत, इनके इलाज के लिए भी भेजा था। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है नंद वंश के पश्चात मगध पर किस वंश ने शासन किया? तो नंद वंश के पश्चात जो थे वो मौर्य वंश ने जो है मगध पर शासन किया था। अगर हम बात करें तो नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद। धनानंद को मारने के बाद जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था। तो इस प्रकार से हमारा जो नंद वंश के बाद है वो मौर्य राजवंश का मगध पर शासन था। अब ये भी हमारा क्वेश्चन जो है वो 44वीं बीपीएससी में पूछा गया है। अगर बात करें तो मगध जो कलिंग नरेश खारवेल थे, इनका संबंध किससे था? तो कलिंग नरेश जो हमारा खारवेल थे, इनका संबंध था महामेघवाहन वंश से। किससे? महामेघवाहन वंश से। एक मिनट जी, महामेघवाहन वंश है। देखिए, कलिंग के जो चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था। ठीक है, इसी के नाम पर ही जो है वो महामेघवाहन वंश पड़ा था। और इसका जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली राजक था, जो सबसे शक्तिशाली राजा था, वो कौन सा था? वो खारवेल था। तो आपसे यहाँ पूछा गया है कि कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे था? तो वो महामेघवाहन वंश से था। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि राजा खारवेल का नाम किससे जुड़ा है? तो राजा खारवेल का नाम जो है वो हाथी गुम्पा के अभिलेख से जुड़ा हुआ है। हाथी गुम्पा का जो अभिलेख है वो कलिंग राजा खारवेल का था। अगर हम बात करें हाथी गुम्पा अभिलेख की, तो कलिंग का चेदी शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से था। महानतम सम्राटों में से था। उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित उदयगिरी की पहाड़ी की हाथी गुम्पा में उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक तथा राजा होने के बाद से 13 वर्षों तक शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया हुआ है।
ठीक है। तो ये हमारा जो हाथी गुम्फा अभिलेख था, ये हमारा किससे संबंधित था? तो राजा खारवेल से संबंधित था। अब आपको बताना है कि अंग जनपद की राजधानी क्या थी। तो हमारी जो अंग जनपद की राजधानी थी दोस्तों, वो हमारी चंपा थी। अगर हम 16 महाजनपद की बात करें तो उसमें एक अंग भी था, और इसकी जो राजधानी थी वो चंपा थी। अगर हम अंग की बात करें तो वर्तमान में ये भागलपुर तथा मुंगेर जिले के अंतर्गत आता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि किसके अंतर्गत आता है, तो भागलपुर और मुंगेर। कभी कभी क्या है, पूछता है कि जो प्राचीन का अंग था वो वर्तमान के बिहार के किस क्षेत्र से रिलेटेड है। तो हमारा अंग जो है वो उत्तरी बिहार के भागलपुर और मुंगेर जिले से संबंधित है। देखिए, महाभारत और पुराणों में चंपा का प्राचीन नाम मालिनी प्राप्त होता है। दीर्घ निकाय के अनुसार इस नगर निर्माण की योजना वास्तुकार जो है वो महागोविंद ने बनाई थी। ठीक है। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है, बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी किसके द्वारा विजित की गई थी। ये भी हमारा बीपीएससी सीडीपीओ में 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो जो बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी था वो खारवेल के द्वारा जीता गया था। किसके द्वारा? खारवेल के द्वारा। इसीलिए हमारा जो बी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। अब जो चेदी वंश के जो शासक थे खारवेल, इन्होंने बराबर पर्वत श्रृंखला में जो गोरखगिरी है उसको विजित किया था। और यह जो है, इसका अभिलेख जो है, इनसे जुड़ा एक कौन सा अभिलेख हमको मिलता है, वो है हाथी गुम्फा अभिलेख। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर के समकालीन था। तो जो धनानंद था दोस्तों, धनानंद, वो सिकंदर के समकालीन था। अब उस टाइम पे मगध इतना शक्तिशाली था और इसके वो जो थे सैनिक बहुत ही ज़्यादा थे। इसके पास हाथियों की संख्या, घोड़ों की संख्या इतनी अधिक थी कि सिकंदर जो था वो पहले ही डर गया था देख के। इसीलिए उसने क्या है कि धनानंद के ऊपर या मगध के ऊपर आक्रमण ही नहीं किया था। ठीक है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अगर हम बात करें तो महापद्मनंद के उत्तराधिकारी की संख्या पुराणों तथा बौद्ध ग्रंथों से मिलती है। इस वंश का अंतिम शासक धनानंद था जो सिकंदर का समकालीन था। उसे यूनानी लेखकों में अग्रमीज कहा गया है और जेनोफेन उसे बहुत धनी व्यक्ति बताता है। भद्रसाल उसका सेनापति था। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया गया है। तो आपको बताना है कि वह कौन सा स्रोत है जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया गया है। तो इंडिका जो है वो मेगस्थनीज के द्वारा लिखी गई है और इसमें ही जो है वो पाटलिपुत्र नगर के प्रशासन का वर्णन किया गया है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि हूण राजा तोरमाड़ किस अवलीकर राजा द्वारा पराजित किया गया था। तो हूण राजा जो तोरमाड़ था दोस्तों, वो जो है वो प्रकाश धर्मन के द्वारा पराजित किया गया था। किसके द्वारा? प्रकाश धर्मन के द्वारा। इसलिए जो हमारा बी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए, हर क्वेश्चन का मैं जो है वो डिटेल में डिस्कशन नहीं पढ़ रहा हूँ। अगर आपको पढ़ना है तो आप वीडियो को पॉज करके या हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के वहाँ से आप PDF ले सकते हैं और वहाँ से आप एक बार वीडियो से प्रैक्टिस करने के बाद दोबारा आप PDF से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे क्या है कि आपकी मेमोरी पावर बढ़ेगी और आपको क्वेश्चन याद हो जाएंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड है। तो देखिए, सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त की पहचान किसने की है। तो जो सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त की पहचान की है वो किसने की है? वो विलियम जोन्स ने की है। ठीक है, विलियम जोन्स ने। अब देखिए, विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। देखिए, एरियन और प्लूटार्क भी एक ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने चंद्रगुप्त को क्या कहा? एंड्रोकोटस कहा। अब देखिए, कोई सेंड्रोकोटस कह रहा है, कोई एंड्रोकोटस कह रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये लोग चंद्रगुप्त मौर्य नहीं कह पाते थे, इसी वजह से इन्होंने सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस की पहचान कर दी। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी। तो भारत में जो पहला साम्राज्य था वो मौर्य साम्राज्य था और उसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। किसकी सहायता थे? तो चाणक्य की सहायता से की थी। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, देखिए,
मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक आप सभी को पता होगा, तो चंद्रगुप्त मौर्य था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो जो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य थे, इन्होंने ही जो है वो दक्कन पर विजय प्राप्त की थी, इसीलिए जो बी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? देखो, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है, तो जो हमारा विशाख दत्त है दोस्तों, विशाख दत्त के ग्रंथ में जो है उसमें जो है चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। अब किस ग्रंथ में हुआ है? तो जो विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस है, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में जो है वो सूचना प्राप्त होती है। देखिए, इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को क्या बोला गया है? नंदराज का पुत्र माना गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल और कुलहीन भी कहा गया है। 18वीं शताब्दी में धुंडीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी थी, इसीलिए जो हमारा विकल्प सी है वो हमारा सही हो जाएगा। अब इसके अलावा भी जो है विशाख दत्त की जो पुस्तक है वो कौन कौन सी है? देवी चंद्रगुप्तम और अभिसारिका वंचितक या अभिसारिका बांधितक्य। तो आप लोग ये याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौटिल्य की पुस्तक जो अर्थशास्त्र है वो किस विषय पर आधारित है? तो देखिए, कौटिल्य की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, अब देखिए कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे ही अर्थशास्त्र सुनते हैं वो सोचते हैं कि आर्थिक संबंधों से होगी, लेकिन ये आर्थिक संबंधों से रिलेटेड नहीं है। अब ये देखिए, ये विदेश नीति पर भी रिलेटेड है, विदेश नीति पर, क्योंकि उस टाइम का जो है वो कैसे राज्य करना है एक राजा को उसके बारे में है, तो उसमें शासन कला और सिद्धांत भी सम्मिलित है और विदेश नीति भी सम्मिलित है और धन संचय भी। इसीलिए जो हमारा विकल्प होगा वो हमारा ई विकल्प हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है। अगर हम बात करें तो जो कौटिल्य द्वारा लिखी गई पुस्तक है अर्थशास्त्र, इसका जो है इसमें राज्य के मंडल सिद्धांत हैं जो विदेश नीति की व्याख्या करते हैं। किसकी? विदेश नीति की व्याख्या करते हैं। इसके अंतर्गत इसमें जो नगर प्रशासन के अंतर्गत जो अधिकारी आते हैं, चाहे वो स्वामी हो, अमात्य हो, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र की व्याख्या मिलती है और कृषि, प्रशासन, शिल्प एवं व्यापार की भी जानकारी प्राप्त होती है। इसीलिए जो हमारा विकल्प ई है, उपयुक्त में से एक से अधिक, वो हमारा सही हो जाएगा। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो जो कौटिल्य की पुस्तक है वो राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डालती है। तो आप लोग बहुत ही ध्यान से ऐसे क्वेश्चन करिएगा, क्योंकि अधिकतर जो लोग नहीं जानते हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा है, वो सीधा सीधा अर्थशास्त्र से वो आर्थिक और दूसरी चीज़ें रिलेट करके पहले ही ऑप्शन पे टिक मार देंगे, और इसीलिए आपको पहला ऑप्शन आर्थिक जीवन ही दिया गया है। तो आप लोग याद रखिएगा, और क्वेश्चन मिले जब एग्ज़ाम हॉल में तो आप जल्दबाजी मत करिएगा। कभी कभी क्या होता है कि जल्दबाजी में भी हम क्या है आंसर गलत करके आते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि मेगास्थनीज दूत था। तो मेगास्थनीज जो दूत था वो किसका था? तो वो सेल्यूकस निकेटर का था। और किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में बांटा था? तो मेगास्थनीज ने जो है वो भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में बांटा था। कितने? 7 श्रेणियों में। अगर हम बात करें तो मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया, जिसमें कौन कौन से थे? दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, शिल्पकार, योद्धा, निरीक्षक और मंत्री एवं उपदेशक। ठीक है। अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें जो है वो भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का कोई उल्लेख नहीं मिला है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम पर था, वह कौन सा अभिलेख है? तो जो रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख है दोस्तों, रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख, इससे पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रभाव था वह पश्चिम भारत पर भी था। अगर हम बात करें तो रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र स्थित प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने वहाँ एक सुदर्शन झील बनवाई थी। ठीक है। बाद में अशोक की यूनानी गवर्नर तुसाप्स ने इस जलाशय के साथ साथ बहुत सी नहरें बनवाई। इस प्रांत को आनर्त तथा सुराष्ट्र कहा गया। इससे पश्चिम भारत पर चंद्रगुप्त के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है?
तो जो हमारा देखिए, जो हमारा 13वां शिलालेख था, 13वां शिलालेख, उसमें जो है कलिंग की विजय का उल्लेख मिलता है, लेकिन ऑप्शन में हमको कहीं भी जो है वो 13वां शिलालेख नहीं दिया गया है। इसीलिए जो हमारा विकल्प होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, वो हमारा सही हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन आपका 66वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल है दोस्तों। तो आप लोग याद रखिएगा कि अशोक का जो कलिंग विजय का उल्लेख है वो उनके 13वें बृहद शिलालेख से प्राप्त होता है। ठीक है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। तो ध्यान रखिएगा, सम्मिलित नहीं था। तो अफगानिस्तान तो था, बिहार भी था और कलिंग भी था। कलिंग को इन्होंने जीत लिया था, आपको 13वें शिलालेख से प्राप्त होता है, लेकिन श्रीलंका जो था वह नहीं था, तो नहीं पूछा है। इसीलिए हमारा जो सही विकल्प हो जाएगा वो हमारा सी सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो श्रीलंका जो है वो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। द्वितीय शिलालेख से स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकतर अधिकार चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र और ताम्रपर्णी श्रीलंका को छोड़कर सब जगह था। इसीलिए जो हमारा विकल्प सी है श्रीलंका, वो हमारा सही हो जाएगा। हमारा जो अगला सवाल है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे बना था। तो याद रखिएगा, जो चंद्रगुप्त का महल था वो मुख्यतः लकड़ी का बना हुआ था। इसलिए हमारा जो सी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो बिहार में पटना के समीप बुलंदीबाग एवं कुम्भरहार में की गई खुदाई के से मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों को अवशेष प्रकाश में आए हैं। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय जो है इस पूनर महोदय को हो। बुलंदीबाग से नगर के परकोटे के अवशेष तथा कुम्भरहार से राजा प्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगर पूछा जाए कि इनका महल कहाँ से था, तो कुम्भरहार से था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो वह कौन सा स्तंभ है। तो भाब्रू का जो स्तंभ है उसमें जो है अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। अगर बात करें तो भाब्रू स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। और पिय दासी लाजा मागदम संगम अभिवादे तुनम आहा अपाबा धतम चा, मतलब कहना है कि यही मगध का सम्राट है। और इसमें इन्होंने क्या कहा है अपने आप को, और इसी अभिलेख के अनुसार कहा जाता है कि जो देवनाम पिय दासी जो है उसका इन्हें टाइटल प्राप्त हुआ है। तो आप लोग से कभी कभी पूछ लेता है कि देवनाम प्रियदासी किस शासक को कहा जाता था, तो हमारा अशोक ही है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था। तो अशोक के धर्म का जो मूल संदेश था दोस्तों, वो धार्मिक सहनशीलता, शांति और अहिंसा, उसके बाद स्वभाव में मधुरता, साधुता बनाए रखना, दया करना, कल्याण करना आदि बहुत कुछ थे। इसीलिए जो है हमारा जो सही विकल्प होगा वो हमारा उपयुक्त में से एक से अधिक जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो उपयुक्त में से एक से अधिक जो है वो हमारा ई विकल्प सही हो जाएगा। देखिए, अशोक का धम्म एक नैतिक संहिता थी। अशोक अपने दूसरे और सातवें शिलालेख के माध्यम से संदेश देता है। ये थोड़ा देखिए, आपा सिनवे बहुकयाने दया दाने सचे सोचिए माधवे साध्वे, अर्थात कम पाप करना, कल्याण करना, दया करना, दान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता रखना और साधुता बनाए रखना। इस प्रकार के धम्म के मूल संदेश में शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता निहित है। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं। तो अशोक जो है वो प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते हैं। इसलिए जो हमारा बी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए, अशोक के अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवनाम पिय या देवनाम पियदसी या देवताओं का प्रिय जो है वो कहा गया है। इसीलिए जो हमारा विकल्प बी है वो प्रियदर्शी सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है। तो अशोक के शिलालेखों में जो इनमें से प्रयुक्त भाषा है वो है प्राकृत। अगर हम बात करें तो प्राकृत के अलावा जो है हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है प्राचीन निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाएं की ओर लिखी जाती थी। तो जो हमारा दाहिने से बाएं की ओर लिखी जाती थी वो हमारी
खरोष्ठी लिपि थी। तो खरोष्ठी लिपि हमारा कहाँ दिया गया है, सी में दिया गया है, इसीलिए जो हमारा विकल्प सी होगा वो सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अशोक के अभिलेखों को पहली बार इनके द्वारा पढ़ा गया। तो अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसके द्वारा पढ़ा गया था, तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। अगर पूछा जाए कि कब पढ़ा गया था, तो 1835 ईस्वी में सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने 1835 ईस्वी ने अशोक के शिलालेखों की भाषा को पढ़ा था। इसीलिए जो सही विकल्प होगा वो हमारा सही हो जाएगा ए वाला जो विकल्प है वो सही हो जाएगा। देखिए अभी अशोक के अभिलेखों को पहली बार पढ़ने का श्रेय जो है वो जेम्स प्रिंसेप को जाता है, और उन्होंने 1837 में अशोक के दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। इसीलिए जो हमारा ए विकल्प है वो सही हो जाएगा। देखिए ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। अब ये देखिए यूपी पीसीएस सप्लीमेंट्री मेंस में और 48वीं से 52वीं बीपीएससी में लगातार पूछा गया प्रश्न है। तो आप सभी को पता होगा कि जो ब्राह्मी लिपि है उसको सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप ने। अब कभी कभी कहीं कहीं ये 1835 में भी पढ़ने का मिलता है और कभी कभी 1837 में। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। तो पाटलिपुत्र को सबसे पहले जो है वो मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी बनाया था। अगर हम बात करें तो पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा एवं सोन नदी के संगम पर हर्यक वंश शासक उदयन ने की थी एवं अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी, किंतु विकल्प में उदयन नहीं दिया गया है, अतः चंद्रगुप्त मौर्य सही हो जाएगा। अब देखिए पहले क्या होता था, 1997-98 में जब ऑप्शन आते थे तो 4 ही ऑप्शन आते थे। अब क्या है कि उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर आपको मिल जाए कि उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो आप क्या करेंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो वास्तविक राजधानी जिसने बनाया था वो था सबसे पहले उदयन था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था दोस्तों वो हमारा बृहद्रथ था, बृहद्रथ। और इसकी जो हत्या है वो पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी और उसके बाद शुंग वंश की स्थापना किया था। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि जो अंतिम शासक था बृहद्रथ, उसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन था। तो अंतिम मौर्य सम्राट कौन था, तो अंतिम मौर्य सम्राट हमारा बृहद्रथ था। याद रखिएगा कौन सा, बृहद्रथ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। इस तथ्य में किसने विश्वास किया। तो इस तथ्य में जो विश्वास किया था वो रोमिला थापर थी। रोमिला थापर के कहने इन्होंने कहा था कि जो है अशोक की जो नीति थी। अब देखिए 13वें शिलालेख में जब से कलिंग का युद्ध हुआ उसके बाद अशोक ने अपनी जो नीतियों में है वो काफ़ी परिवर्तन कर दिया था और वो दया दान और अहिंसा के रास्ते पर चलने लगा था। इसीलिए जो है वो धीरे धीरे उसके साम्राज्य का पतन होते चला गया और यही बात रोमिला थापर जी ने कही है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने अपने आश्रय गृह के रूप में किया था। तो बराबर की जो गुफाएं हैं उनका उपयोग किसने किया था, आजीविकों ने किया था। जो आजीवक पंथ के लोगों थे उन्होंने किया था। अगर हम बात करें तो मौर्य युग में पहाड़ियों को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ और अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाए गए थे। अशोक के समय में बराबर की पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा, कर्ण चौपर आदि जो है वो प्रमुख है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था। तो मौर्य काल में जो था वो तक्षशिला था, तक्षशिला। अगर हम बात करें तो तक्षशिला जो है वो वर्तमान में वैशाली ज़िले में है। वैशाली में जो है, वैशाली कहाँ का ज़िला है, तो बिहार का एक ज़िला है और प्राचीन काल में जो है वैशाली बुद्ध और जैन धर्म से जुड़ा था। इसीलिए जो था तक्षशिला विश्वविद्यालय वहाँ का तो जो था वो सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, किसके लिए, शिक्षा के लिए। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। तो बिहार के राजाओं का प्राचीन काल में जो संपर्क था वो जावा और सुमात्रा से था। इस ताम्रपत्र लेख से हमें ये पता चलता है। देखिए पाल वंशी शासक देवपाल
बौद्ध मतानुयायी था, लेखों में उसे परम सौगत कहा गया है। इन्होंने जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की। तो अभी आपने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा कि कौन था, तो बालपुत्र देव था। तो बालपुत्र देव जो है वो सही विकल्प हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस अभिलेख में रुद्रदमन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं। तो जो रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख है दोस्तों, उसमें जो है विभिन्न उपलब्धियां जो हैं वो वर्णित है, इसीलिए जो हमारा विकल्प ए है वो हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि कुछ प्रश्न आपको पसंद आए होंगे और आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसी तरह अगले वीडियो में और भी बढ़िया प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।